उदयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आदिवासी इलाके का ये कैसा विकास, कोटड़ा क्षेत्र के नए आवास इलाके से सामने आई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आदिवासी इलाके में विकास की कलाई खोलती तस्वीरें। दरअसल तस्वीर जरा देखिए। कैबिनेट मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, जो जूते हाथ में लेकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिचित के यहां शोक व्यक्त करने पैदल पहुंचे मंत्री। और इस इलाके के दर्जनों गांव में नहीं है बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं। अब जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, मंत्री जी जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या वाकई में यही विकास है? मेरे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि आदिवासी इलाका है और विकास से बहुत दूर भी है और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी होती हैं कि विकास मुश्किल होता है। इन तस्वीरों के बारे में जरा सोचिए, बताइए कि विकास वहां पहुंच नहीं पाया या किसी ने पहुंचने दिया नहीं। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं ये पहली बार इस तरह की तस्वीरें इस इलाके से सामने नहीं आई हैं। इससे पहले भी बेहद मैं ये कहूँ कि इस 7.5 दशक की आजादी हुए जो दौर है उसको दिखाने, उसकी असलियत बताने वाली तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। शिक्षा, चिकित्सा और सड़कें, जो बुनियादी जरूरतें हैं जिनको लेकर तमाम सरकारों ने तमाम तरह के दावे किए और 100% इन सब बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का भी दावा किया। लेकिन असलियत देखिए, कैबिनेट स्तर के एक मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, जो अपने किसी परिचित के यहाँ जब शोक व्यक्त करने गए तो जो रास्ता था इतना खराब, इतना दुर्गम है कि उन्हें अपने जूते हाथ में लेकर नदी नुमा एक जो नाला है उसको पार करके वहां पहुंचना पड़ा। चलिए, ये तो मंत्री हैं, साथ में आपको इनका सुरक्षा गार्ड भी दिखाई दे रहा होगा और लोग भी हैं। लेकिन फिर इन्हीं इलाकों में छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए इसी तरीके से कई बार नदी तक पार करके और दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। तो ये बेहद मैं तो ये कहूंगा कि ये बेहद चौंकाने वाली और असलियत कलई खोलने वाली तस्वीरें हैं कि देखना चाहिए जो भी हुक्मरान हैं। और ऐसा किसी एक पार्टी विशेष को अथवा किसी एक जनप्रतिनिधि को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो तमाम लोग जो शासित रहे हैं इस प्रदेश में, आदिवासी इलाकों में, जिन्होंने विकास के तमाम वायदे किए हैं, उन तमाम लोगों को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या जो दावे वो कर रहे थे वो इन 50, 60, 70 सालों में भी क्या पूरे कर पाए वो, और अगर नहीं कर पाए हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी संवेदनशीलता के साथ में इन वायदों को पूरा करें, ताकि फिर से एक मंत्री को भी इस तरीके से, और चाहे मंत्री हो या फिर कोई आम आदमी, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। बिल्कुल रवि, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि मैं इन इलाकों में आया हूं, वहां लोग इस तरीके से भी बात करते हैं कि भाई हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता बहुत प्यारी है, हमें अपने कल्चर को बदलना नहीं। और वहां ये सोच भी होती है कि अगर सारी चीजें इधर आ गई तो शायद हम कल्चर से दूर हो जाएंगे। क्या ये भी वजह होती है कि कोई जनप्रतिनिधि ज्यादा छेड़ता नहीं है? देखिए विजेंद्र, दो चीजें हैं। पहली ये कि बुनियादी रवि, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, विकास पहुंच नहीं पाया या पहुंचाया नहीं जा रहा है? देखिए साहब, विकास की दृष्टि से सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के मैं कुछ बातें आपसे कहूँ जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कानून के कारण हमने 250 की आबादी तक के डामर की सड़क से गांव जोड़ दिए हैं। अपवाद हमारे सामने 2-3 बातें हैं। एक तो फॉरेस्ट है, जिसके कारण से, उस एक्ट के कारण, उस कानून के कारण आज भी हम वहां पर बिजली नहीं पहुंचा पाए, न सड़क पहुंचा पाए। क्योंकि हम काम करने जाते हैं तो वो कहते हैं साहब ये तो एरिया हमारा था, हमारा क्षेत्र है, हम काम करने नहीं देंगे। और कई बार हमारे ठेकेदारों के साथ में, उनके साथ में जद्दोजहद हो जाती है, उनके वहाँ जो साधन जब्त कर लिए जाते हैं, तो इस प्रकार की तकलीफ आती है। जो फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है और उसमें जो जहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर तो बहुत ज्यादा समस्या इसलिए है कि उनकी 3 स्तर की समितियां हैं। एक तो लखनऊ में इनकी जो फॉरेस्ट की जो समिति है वो वहां पर वो निर्णय करते हैं। आजकल हमारे जयपुर में भी इसका ऑफिस हो गया। और दूसरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति है, वहां पर भी इसका तय होता है कि इसको सहमति देनी ना देनी। तीसरा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो पर्यावरण को लेकर के, वहां पर भी इसका तय होता है। ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो केंद्र सरकार को ऐसे एरिया के लिए या तो कानून बना करके उनको इस प्रकार दिया तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मेरा जो वीडियो आया, ये वीडियो जैसे यहाँ पर नदी नाले हैं, पानी भी खूब बरसता है, पानी भी है, और उसके कारण से 300 मीटर की दूरी पर सड़क भी है और ब्रिज भी है। लेकिन नदी के उस किनारे पर फॉरेस्ट का एरिया है, वहां पर उन्होंने जमीन निकाल करके वहां बस गए।
और वहां पर बार बार था तो मुझे जाना था, जी तो मैं वहां पर पहुंचा। तो वो नदा और नाला पार करना था, वो 2-3 मकान है, बहुत ज्यादा मकान नहीं है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी जगह जाते हैं तो आनंद भी आता है, वो लोग कैसे रहते हैं। हालांकि मैं जनजाति से भी हूँ और मैं गांव में घूमता रहता, तो सारी समस्या ध्यान में आती है। जी। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, और वाकई में जो इलाके हैं वहाँ कई चीज़ों की बाध्यता होती है, लेकिन हर बाध्यता के ऊपर तो सुविधाएं होती हैं सर। एक आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिलना तो उसका अधिकार है। अब उसके लिए कोई भी समाधान हो, या तो जंगलात एरिया से उनको कहीं और बसाया जाए, और अगर वहीं बसे हैं तो वहाँ फिर बिजली दी जाए। भाई फॉरेस्ट एरिया के जो ऑफिस होते हैं उनके अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना सर, तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं? देखिए, मैं ये बात, आपका सवाल बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट को भी बिजली चाहिए, सड़क भी चाहिए। और आपने एक बात कही कि उनको अन्य जगह बसाया जाए जहां फॉरेस्ट नहीं है। जी आज जमीन है नहीं है, और इनके पास में भी जो आबादी बढ़ने के बाद में बहुत छोटी जोत रह गई, तो जंगल में जाकर के वहां अपनी जमीन। और दूसरा इवन जो मैंने बात कही है, वो इस बात को गंभीरता समझने का सवाल है। राजस्व गांव, पूरे के पूरे गांव फॉरेस्ट एरिया में है। चारों तरफ से तो फॉरेस्ट है, बीच में से थोड़ा सा रास्ता फॉरेस्ट का था, बाकी पूरा पूरा का पूरा राजस्व है। वहां तक सड़क नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि भाई हमको 1 मीटर का एरिया भी आता तो वहां काम नहीं करने देंगे। बाकी आगे तो राजस्व है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। जी तो ये हमारे सामने अड़चन है। और मैंने मंत्री बनने के बाद में मेरे अधिकारियों के साथ मैंने कहा, देखिए मेरी प्रायोरिटी ये है कि आज जितना विकास आदिवासी का होना चाहिए 75 साल में भी हम नहीं कर पाए हैं, और वहां अभी भी जरूरत है। तो जी आवश्यकता भी है, जरूरत भी है, और आज भी लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है। तो मैंने कहा भाई जो फॉरेस्ट का एरिया है, जो सड़क से ज्यादा बिजली नहीं पहुंची है, उनको आप टारगेट करके उनको कैसे पहुंचा सकते हैं वो करिए। मैंने कलेक्टर और मेरे सेक्रेटरी को दोनों को कह दिया कि आप दोनों ही मिल करके फॉरेस्ट, बिजली और वन विभाग तीनों ही बैठ करके तय करिए। कुछ जो सामान्य एरिया होता है जो फॉरेस्ट का, उसमें कलेक्टर 1 एकड़ तक की जमीन वो दे सकते हैं, तो वो अन्य जगह दे करके उसको मुक्त करा करके वहां से भी हम निकल सकते हैं, वैसा हम सोच रहे हैं। जी अभी मेरी राजभवन में राज्यपाल महोदय जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग थी और सारे सेक्रेटरी थे। उस समय मैंने इसको वहां पर भी जिक्र किया था कि भाई हमारा जो आदिवासी एरिया में फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर मूलभूत सुविधा नहीं है, सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, हमारे तकलीफ है, उसको कैसे कर सकते, उसको हमको विचार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सत्य है, लेकिन इसको दूर करने के लिए मैं भी अब आने के बाद में, अभी जैसे मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद में आचार संहिता लग गई, आचार लगने के बाद में अब 4 तारीख के बाद में आचार संहिता हटेगी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम कोशिश करके ये जो इस प्रकार की बातें आती वो नहीं आए, क्योंकि हम आज लोकतंत्र के 75 साल पार करके आगे बढ़ गए हैं, और जी। अमृतकाल है, और अमृतकाल में भी इस पर दृश्य आता तो वो ठीक नहीं है, वो होगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग जितना अच्छा हो सकता है उतना करेंगे। बाबूलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपके शब्दों के जरिए आपकी संवेदनशीलता झलक रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द वहां कम से कम वो बदलाव नजर आए जिनमें नियमों के खिलाफ कुछ ना हो, लेकिन आम आदमी को सुविधाएं मिल सके।